नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी तो अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में ईरान वॉर का भारत में इफेक्ट, और वो इफेक्ट, अब तक तो इफेक्ट ठीक था, लाइन में खड़े हैं, बच्चे लेके खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, सरकार कह रही है सब कुछ चंगा सी, सब अच्छा है। लेकिन अब जो इफेक्ट है ये थोड़ा घातक हो गया है। अब लात जूते घूसे वाला इफेक्ट, सड़कों पर भयंकर बवाल। और सिर्फ कहीं ऐसा नहीं कि किसी एक शहर में, शहर दर शहर, इंदौर में, देवास में, भोपाल में, गुजरात में, सारे, और डबल इंजन वाली सरकारों में। यहां ये भी नहीं कह सकते कि नहीं नहीं कांग्रेस पैनिक फैला रही है। आगे चर्चा में लाएंगे इन सब बातों को हम, कि सबसे पहला जो होता है ना इनका छिपने का अड्डा, वो कांग्रेस के पीछे जाके छिप जाओ। कांग्रेस पैनिक फैला रही है, राहुल गांधी। तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इन सब में आपकी सबसे पुरानी सरकारें हैं, और अब तो डबल ट्रिपल जितने इंजन है सब वहीं पर लगे हुए हैं। वहां की सड़कों पर जूतम पैजार, लात घूसा सब हो रहा है। और इसलिए हो रहा है क्योंकि कई जो आंकड़े हैं वो आंकड़े डराने वाले हैं कि इस युद्ध के बीच भारत के पास सिर्फ 9 से 10 दिन है। 9.5 दिन, अगर एग्जैक्ट देखेंगे तो 9.5 दिन है सिर्फ भारत के पास। लेकिन मोदी जी टॉप लेवल की मीटिंग बुला करके गायब। आखिर मीटिंग में क्यों नहीं बैठना चाहते मोदी? क्यों इस देश को अपना रोड मैप बताना नहीं चाहते अपनी जुबान से? क्यों विपक्ष से बात नहीं करना चाहते? क्या सर्वदलीय बैठक में अगर वो शामिल हो जाएंगे तो जो अविनाशी उनकी छवि है, अविनाशी वाली जो ब्रांड है, वो ब्रांड कमजोर हो जाएगा कि ये इन सांसदों के साथ बैठे हैं। सर्वदलीय बैठक कॉल किया कल मोदी ने, पूरे देश में डुगडुगी बजाई गोदी ने कि मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। लेकिन राहुल गांधी, आज जाइए हेडलाइन देखिए, राहुल गांधी नहीं रहेंगे सर्वदलीय बैठक में। राहुल गांधी ने इसको छिपाया नहीं था, संसद भवन परिसर में मीडिया को बताया था कि मैं इस बैठक में नहीं रहूंगा क्योंकि केरल में मेरा पहले से प्रोग्राम है। ये तो 24 घंटे शॉर्ट नोटिस पर बता दिए मोदी जी कि सर्वदलीय बैठक है। केरल में राहुल गांधी का पहले से प्रोग्राम फिक्स था, तो राहुल ने कहा कि हमारा प्रोग्राम फिक्स है, हम नहीं आएंगे। बाकी सभी पार्टियों के टॉप नेता सर्वदलीय बैठक में आ रहे हैं, लेकिन मोदी क्यों नहीं आएंगे? बाकी नेता हो न हो, इस सर्वदलीय बैठक में बोलना किसको है, बताना किसको है, जवाब किसको देना है? सरकार को देना है। मोदी क्यों गायब है इस मीटिंग से? एमपी से लेके गुजरात तक कई राज्यों में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। भाव को जोड़िए, फिर जरा देखिए क्या है इस देश में हाल। ईरान युद्ध पर स्वागत है भाव, सब चर्चा मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, इजराइल में, और सऊदी और कतर के बारे में हो रही है। जरा अपने देश की सड़कों का भी हालचाल लेना जरूरी अब हो गया है। लाइए भैया, पहले दिखाइए। मैं एक एक खबर के बजाय मैंने थोक में आज खबर इकट्ठा किया कि आप डालो एक लाइन से, गूगल पर देखो क्या खबरें हैं। भोपाल में पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों से मचा हड़कंप, प्रशासन बोला पर्याप्त स्टॉक मौजूद। नीचे, मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कमी की अफवाह, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें। उसके नीचे देखिए नई दुनिया, खंडवा में अफवाहों से घबराए लोगों ने पेट्रोल पंप पर लगाई भीड़, प्रशासन बोला पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। अरे प्रशासन बोल रहा है, लोग तो वहां हाहाकार मचाए हुए हैं। तेल संकट की अफवाहों से एमपी और गुजरात में हाहाकार, पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भारी भीड़। चलिए आगे चलिए, मध्य प्रदेश गुजरात दोनों जगह। ये देखिए, पेट्रोल डीजल खत्म की अफवाह से पेट्रोल पंपों पर भीड़, प्रशासन और संचालक ने कहा कोई कमी नहीं, पैनिक बाइंग से बचें। उसके नीचे देखिए, पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, अफवाहों से तनाव, अमेरिका खाड़ी विवाद की अफवाह ने बढ़ाई डीजल पेट्रोल की मारामारी। उसके नीचे देखिए, बिहार बॉर्डर पर पेट्रोल डीजल का संकट, 3 दिन से 6 पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म, सप्लाई भी नहीं आ रही। ये बिहार बॉर्डर, एमपी गुजरात था, बिहार बॉर्डर देखिए। धार जिले में पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइनें, सरदारपुर तहसील के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़, 2 बंद। मतलब ये सिर्फ मैं आपको अभी सैंपल दिखा रहा हूं। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए।
मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल को लेकर मची हलचल, कहीं रोकी गई सप्लाई तो कहीं चले लात घूसे। देवास में तो जम के मारा मारी हो गई है भयंकर वहां पर सड़क पर। अब सोचिए पेट्रोल डीजल के चक्कर में नाक मुंह फूट रहा है लोगों का। अब जरा इसके बाद देखिए खबर, इसके बाद जो भारत में होता आया है, ये मोदी जी का जो है सिस्टम, उनका तो सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम है उनका। तो सिस्टम देखिए, लोग सड़क पर मारा मारी कर रहे हैं, एक दूसरे जान के दुश्मन बने हुए हैं। हालात ये हो गए हैं। इनको क्या करना है, एक ट्वीट करना है। देश ट्विटर से चल रहा है तो मस्क को ही बना दो फिर प्रधानमंत्री, वही ट्विटर का मालिक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर ऑल सिटीजन्स, ये रूमर्स अबाउट पेट्रोल एंड डीजल शॉर्टेज in certain areas are completely unfounded. There is no shortage of fuel across the nation. India is a net exporter of petrol and diesel. We have adequate stock of crude oil, petrol, diesel, and ATF. Supply chain are operating smoothly without any disruption. ये जारी कर दिया है एक ट्वीट। अब ये ट्वीट लेके जाओ देवास में, ये इसके लिए फिर या तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री या ये जो है ऑयल कंपनियों के अफसरों को भेज देना चाहिए कि जाओ देवास में जहां घूसे चल रहे हैं वहीं जा करके ट्विटर ले खड़े हो जाओ, 2 ठूसा पड़ेगा मुंह पे वहीं पर। ये ट्वीट करके आप देश में, इसलिए ये हालात पैदा हो रहे हैं। हालात क्यों पैदा हो रहे हैं बहुत क्लियर समझना होगा। इस देश के प्रधानमंत्री को लफाजी करनी है, डेटा के साथ नहीं बात करना है। मैं 2 दिन से कर रहा हूं, लोकसभा में 24 मिनट, राज्यसभा में 20 मिनट, 44 मिनट की लफाजी। नो ब्लूप्रिंट, नो डेटा कि हमारे पास कितना रिजर्व है, ऑयल रिजर्व कितना है, हमारे पास क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, आप निश्चिंत रहिए हमारे पास। ऊपर से ये बोल करके कि हमने जैसे कोविड, उस आदमी को तो समझ में नहीं आता ना, लफाजी के चक्कर में ये भी नहीं समझ में आता कि पैनिक किससे क्रिएट होगा। व्हाट्सएप पर दुनिया भर के, हम भी कह रहे हैं कि आप लोग इस पर यकीन न करिए, फेसबुक पर जो दुनिया भर के अकाउंट से चल रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है। ऐसे हालात नहीं है कि लॉकडाउन लग जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री ही अपने भाषण में कहेगा जैसे हमने कोविड से निपटा था वैसे ही निपटेंगे, तो लोगों को पता है ना कि कोविड से कैसे निपटे थे आप। लाशों के अंबार लग गई थी, लॉकडाउन लग गया था, सड़कों पर मजदूर थे भूखे नंगे प्यासे, हजारों किलोमीटर चलते। जब खुद प्रधानमंत्री जिस देश में कहे कि हम कोविड जैसे निपटेंगे, तो जनता में तो पैनिक होना है। पैनिक कौन फैला रहा है? पैनिक प्रधानमंत्री फैला रहा है कोविड जैसे हालात कह के। तो क्यों नहीं ये होगा? अब मैं जरा और सदन के भीतर, संसद के भीतर क्या चल रहा है उसको दिखा करके तब चलूंगा भाऊ के पास पहले पार्ट पर। भैया चलिए लाइए जरा विजुअल। एलपीजी मोदी जी, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, जी मोदी जी, एलपीजी मोदी जी, एलपीजी हटा दीजिए। अभी ये सांसद विपक्ष के, ये विपक्ष भी ऐसा कटा हुआ है, इन सांसद, ये सांसद अभी भी सिलेंडर पे ही अटके हुए हैं। अब बात सिलेंडर से आगे पहुंच गई है, अब नाक मुंह तक बात पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल तक बात पहुंच गई है। आगे चलिए जरा सुनाइए, कुछ बाइटें हैं उनको सुनाइए अपोजिशन की। हम तो शुरू से कह रहे थे कि जो युद्ध चल रहा है इस पे शुरू से चर्चा हो, तैयार और सरकार तैयार रहे इस बात के लिए कि जो भी युद्ध की वजह से परेशानी आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, जो हमारा हमेशा से दशकों से हमारा मित्र रहा है, और जो व्यवहार रहा ईरान के साथ, मैं समझती हूँ आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए अगला डिम्पल यादव थी, ये सिलेंडर की बात तो सच बता रही है। सिलेंडर पे तो अभी आखिर में हम आपको गाना भी हरियाणा वाला सुनवा देंगे। चलिए सुनाइए इनको। देखिए, ये जो गल्फ के अंदर जो वॉर चल रहा है और जिस तरह से हमला हो रहा है और जिस तरह से क्राइसिस डेवलप हो रही है, हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए। हम इतिहास है,
इस देश का इतिहास है कि शांति की पहली पहल इस देश से होती है। महात्मा गांधी जी और महात्मा गांधी जी के पहले भी हर कहीं पर वो वर्ल्ड वॉर 1 हो, वर्ल्ड वॉर 2 हो, इंडिया अपना पोजीशन, भारत अपना पोजीशन, हमारा देश हमारी पोजीशन क्लियर रखता था। शांति की पोजीशन होनी चाहिए। अगर कोई किसी पे अत्याचार करता है, जुल्म करता है, उसको रोकने का काम वो होना चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ के इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए था। मगर अफसोस है कि पाकिस्तान जैसे का नाम आ रहा है जो खुद अपने वहां खाना लोगों को नहीं खिला सकता है, वो मध्यस्थता करेगा। बड़ी अफसोस की बात है। अमीन पटेल थे कांग्रेस के नेता। आगे चलिए, अवधेश पासी को सुनवाइए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जो आज हालत है, चाहे वो रसोई गैस को लेकर हो और चाहे तेल को लेकर हो, चाहे हमारे देश की मुद्रा की क्रय शक्ति दिनों दिन कमजोर होने की हो, तो अच्छा होता। और चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप की बात होती, अच्छा होता। इन क्राइसिस के पहले जब हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति खामखा हस्तक्षेप कर रहे थे, उसके पहले सर्वदलीय मीटिंग करके एक अच्छी राय ले ली जाती, तो मैं समझता हूं कि जो आज हमारी विदेश नीति जो है वो ट्रंप के हवाले है, या यूं कहा जाए कि हमारे देश की जो विदेश नीति है वो अमेरिका में गिरवी रख दी गई है। विद द रिजल्ट आज तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। अच्छा है, देर आए सबेर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष के सुझाव को लेकर इस भाव से कि निंदक निहरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे, तो विपक्ष की इस जो भी सुझाव आएगा मैं समझता हूं वो देश हित में होगा। और जो क्राइसिस आज है उस क्राइसिस को बहुत हद तक कम करने का, दूर करने का अच्छी राय से ये दूर होगी। चलिए हटाइए, काफी लंबी बाइट थी। इसके बाद अब सुन लिया आपने और देश के हालात देख लिए, सड़कों पर लात घूसा जूता सब आपने देख लिया खबर ना। अब जरा गिरिराज सिंह को सुन लीजिए, सारा दुख दूर हो जाएगा 1 मिनट में। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, दुनिया ने प्रधानमंत्री की ओर नजर लगा के बैठे हैं, क्योंकि दुनिया के शीर्षस्थ नेतृत्व कहीं न कहीं कटघरे में फंसे हैं। उन शीर्षस्थ नेतृत्व में नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है और वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। भारत के एलओपी के तरह नहीं कि केवल भ्रम ही फैलाने का काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे हुमायूं कबीर। चलिए हटा दीजिए, इतना सुनवा करके मैं बहुत लोगों का भी डांट खाऊंगा। ये नरेंद्र मोदी जो है ट्वीट कर दिए हैं और सारा दुनिया देख रही पूरी दुनिया मैंने देख कहा नहीं, सारे दुनिया के लीडरशिप कहीं ना कहीं घेरे में है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को तो भारत से कोई लेना देना नहीं, नरेंद्र मोदी को देश से कोई लेना देना नहीं। नरेंद्र मोदी को तो सिर्फ विदेशी यात्रा करनी है और ट्वीट करना है। इन्होंने कहा कि वो नरेंद्र मोदी बिल्कुल केयर कर रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे यदि मंत्री जो दिमाग से पैदल हो, यदि ऐसे लोग मंत्रिमंडल में रहे तो इस सरकार का क्या होगा, ये आप समझ सकते हैं। उनका कहना है विपक्ष भ्रम फैला रहा है। यदि राहुल गांधी भ्रम फैलाने में इतने सक्सेस हो रहे हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार में लोग रास्ते पे है, तो इसका मतलब उन्होंने सत्ता छोड़ के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि इतने कमजोर सरकार किस काम की
कि एक विपक्ष का नेता जिसको आप पप्पू कहते हो, वो पूरे देश में भ्रम फैला रहा है और स्थिति आपके हाथ के बाहर है। आशीष जी पहले दिन से ये झूठ बोल रहे थे। अभी एप्स्टीन के हमारे हीरो जो है, एप्स्टीन जैसे दलाल के दलाल जो पुरी साहब है, ये पूरे क्राइसिस में इनका कहीं वक्तव्य तुमको नहीं दिखेगा। पेट्रोलियम मिनिस्टर गायब है सीन से। दूसरी बात, पेट्रोलियम कंपनियां अपने डीलर को एक मैसेज भेजती है, बाहर एक सर्कुलर उपभोक्ताओं के लिए एक मैसेज भेजती है। डीलर्स ये मैसेज शेयर करते थे तो उनके ऊपर आचार संहिता लगाई दी गई है। उनको बाकायदा एक सर्कुलर भेजा गया है कि सोशल मीडिया में क्या बोलना क्या नहीं बोलना। यदि आप हमारे डीलर हैं तो ये आप पे बंदी है। कुल मिलाकर ऑयल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के टिकट क्यों बढ़ रहे हैं, 400 450 रुपए का सभी ने बढ़ा दिया करीब करीब। इसका कोई इंडस्ट्रियल ऑयल क्यों ऊपर चला गया है, कोई नहीं बोल रहा है। इसका इम्पैक्ट अब लोगों को, अब ये कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त, मतलब जो आपने स्टार्टिंग में ओपनिंग में जो दिखाया ट्वीट कि हमारे पास पर्याप्त भंडारण है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अफवाहों पर विश्वास मत रखो। उसके बावजूद भी लोग यदि उद्वेलित है, लोग लाइन में लगे हैं, इसका मतलब इन लोगों का, आम उपभोक्ता का अब सरकार पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उनको पता है सरकार बोलती कुछ है करती कुछ है। 2014 के बाद आप बताइए, मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, 5 करोड़ को जॉब दे दूंगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाएंगे। उनको 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दीजिए, यही बातें हो रही थी ना। किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, यही बातें हो रही थी। कौन सी बात अभी तक सही हुई, एक बात बताइए, एक बात हुई। 370 हटाया, 370 हटाई नहीं है। 370 में से एक क्लॉज, डी क्लॉज हटाया है। 370 हटाया, 370 हटाया करके कूदते रहते हैं। चुनाव कैसे जीत रहे हैं ये भी कोई पब्लिक से छुपाई नहीं है। इसके कई इम्पैक्ट है। देखिए आशीष जी, एक तो इम्पैक्ट ये हो गया है कि विश्व स्तर पर जब आपका पेट्रोल और डीजल की कीमतें, मतलब देखिए, सबसे पहले मांग और पूर्ति, ये दो चीजें हैं जो कॉमर्स का सिंपल रूल है। यदि मांग ज्यादा है और पूर्ति कम है तो कीमतें बढ़ती हैं। वही क्रूड के साथ हो गया है। और क्रूड की जब कीमतें बढ़ेगी और युद्ध का जब साया होगा तो लॉजिस्टिक के खर्चे बढ़ते हैं। लैंडिंग, आप ये मत देखिए कि आपका जो क्रूड है वो 110 111 हो गया है, उसका आने जाने का खर्चा, उसका इंश्योरेंस का खर्चा, ये कई गुना बढ़ता है। तो आपका लैंडिंग क्रूड की कीमत वो ज्यादा है। एक इम्पैक्ट एक हो गया। वो जहाज भी क्रूड पे ही चलता है और लाखों लीटर लगता है उसको, वो भी अपने खर्चे बढ़ाता है, क्योंकि उसको भी महंगा तेल डालना पड़ता है जहाज में। जितना दूर से तेल आएगा उतना महंगा होगा। एक एक सेक्टर हो गया, एक तरह, ये कैसा अपने को महंगाई में मार पड़ेगी। दूसरी मार ये है कि क्रूड की कीमतें जैसी बढ़ रही है वैसा डॉलर रुपए की तुलना में ऊपर जा रहा है। कल 94 रुपए था, बीच में कोई खबर फैला देता है कि युद्धबंदी हो गई, युद्धबंदी हो गई, तो वो 93 रुपए 88 पैसे पे आ गया, फिर अभी 94 रुपए हो जाएगा। तो जब डॉलर ऑस्कलेट हो रहा है इतना, तो आपका तेल का जो इंपोर्ट है वो महंगा पड़ रहा है। मैं पहले कई बार बोल चुका हूं कि जब बैरल पे $1 बढ़ता है तो हमारे यहाँ साल में 20 मिलियन डॉलर का इम्पैक्ट पड़ता है एक बैरल पे। यदि $1 बढ़ता है तो यदि $25 बढ़ रहे हैं तो आप उसके गुना करिए, कितना बड़ा लाखों करोड़ रुपए का हम पे एक्स्ट्रा बोझ होगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कई चीजें हैं, सिर्फ डीजल, पेट्रोल और केरोसिन नहीं होता। पेट्रोल से, टार से लेके पेट्रोल में कई मेडिसिनल चीजें भी निकलती है, कई कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट भी निकलते हैं, वो सारे महंगे हो गए। फर्टिलाइजर्स महंगे हो गए। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि फर्टिलाइजर विश्व में इतना रेट हो गया, मेरे यहाँ सस्ता हो गया। मैं प्रधानमंत्री को बोलता हूँ, कल मैं आता हूँ, प्रधानमंत्री मुझे एक आध बोरी दिलवा दे उस रेट में। यहाँ हाहाकार मचा हुआ है। जो एग्रीकल्चर की जो एग्री इक्विपमेंट केमिकल्स है, एग्रो केमिकल्स, जो दवाई छिड़काने के लिए, उसकी कीमतें बढ़ गई है। पेट्रोलियम के प्रोडक्ट बढ़ने से आपका प्लास्टिक का दाना से लेकर तमाम चीजें बढ़ गई है, जिससे पैकेजिंग का खर्चा जो है 30 से 35% बढ़ गया है। युद्ध का स्थिति देखते हुए और डॉलर की फ्लक्चुएशन देखते हुए
चाइना ने अपने यहाँ कीमतें 30% बेसिक दवाइयों पे बढ़ा दी है। दवाइयां आपके आउट ऑफ रीच हो जाएगी, मैं बता रहा हूं आपको। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, 500 रुपए लेके जाएंगे, एक पत्ता मिल जाएगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये वस्तुस्थिति है। हमारे देश में प्रॉब्लम है। वस्तुस्थिति बताने के बाद ये जो आपको दिव्य स्वप्न में रखते हैं, जो आपको एक भ्रमित करके रखती है सरकार कि बहुत सब कुछ चंगा सी, बहुत बढ़िया चल रहा है सब, और यदि हम कहें कि आने वाला समय बहुत संकट का होता है तो ये डराते हैं। जब ये वॉर चालू हो गया तब से लगातार न्यूज लॉन्चर में आशीष जी आप बता रहे हैं कि स्थिति गंभीर होगी, स्थिति गंभीर होगी, और ये सब मजाक उड़ा रहे थे। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोविड जैसी स्थिति होने वाली है। यदि प्रधानमंत्री को इतना आकलन नहीं है, हमारे यहाँ बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स को इतना आकलन नहीं है, तो इनको खाली करवा दीजिए इनसे, ये मंत्रालय से बिल्कुल खाली करवा लीजिए। हमारे जैसे पत्रकार यदि इसका आकलन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि संकट का स्थिति चालू हो रही है। हार्मुज का क्या मतलब है? हार्मुज से ब्लॉक होने का मतलब क्या है? उसके मायने क्या है? रशिया का तेल, जब हम अमेरिकन ट्रेड डील हो गई थी तब भी हमने कहा था कि ऑयल सिक्योरिटी चाहिए, ऑयल सिक्योरिटी हमको रशिया से मिलेगी। तब आपने रशिया से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब रशिया से तेल भी लोगे तो वो मार्केट रेट से देगा, वो डिस्काउंटेड जो फायदा होता था हमको नहीं मिल रहा है। तब अमेरिकन ट्रेड डील को उदो करने वालों को तब भी हमने कहा था वी कैनॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। आज मुझे बताइए, ईरान और रशिया एक ब्लॉक है तेल का, बाकी सारा अमेरिकन ब्लॉक है तेल का। आप ये मत बताइए कि हमने 47 देशों से तेल लेना शुरू कर दिया है, तो सारे अमेरिकन ब्लॉक वाले ही। कल अमेरिका ने जो बोलेगा वो कर देंगे। अमेरिका ने बोला भारत को तेल नहीं देना तो नहीं देंगे ये लोग। कहीं से तेल नहीं मिलेगा भारत को, क्योंकि ये अमेरिका के सब पिट्ठू है। जो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है वो रशिया है, वो ईरान है। और जो लोग भारत को सस्ता तेल देता था, अरे ईरान तो अपने को उधार देता था, ईरान अपना पेमेंट रुपये में लेता था और वो रुपया भी अपने ही यहां भारत के बैंक में रखता था। कितना फायदा था। लेकिन पता नहीं एप्स्टीन में कौन सी पेन ड्राइव दिखा दी, साहब जाके वहां फादरलैंड बोला, इजराइल को बाप बना दिए, ईरान से भी दूर हो गए। ये सारी चीजें हम बार बार कह रहे थे कि आप ट्रेड करो, आप टैक्सेशन में एक दूसरे के साथ जो लड़ना हो लड़ो, लेकिन ट्रेड डील में आप उनसे ये नहीं खरीद सकते, आप उनसे ये नहीं खरीद सकते, आप उनके ये नहीं खरीद सकते। ये तो बंधुआ मजदूर हो गए। एनर्जी, मुझे याद है जब प्राइवेटाइजेशन की बात चली थी, अटल जी की सरकार थी, राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे, सुमित्रा महाजन वहां राज्य मंत्री थी। तब एक बात निकली थी कि प्राइवेटाइजेशन करना चाहिए। ये नवरत्न जो कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल वगैरह, कई अंबानी से लेकर कई लोग ताक लगा के बैठे हुए थे। तब राम नाईक ने फुट डाउन किया। राम नाईक ने नहीं कहा ना 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 ना, पेट्रोलियम को हम नेशनलाइज ही रखेंगे, क्योंकि ये एनर्जी, ये बैकबोन है, ये पूरे हमारे देश की लाइफलाइन है। कल प्राइवेट सेक्टर में यदि पेट्रोल गया, कल युद्ध हो गया और पेट्रोल नहीं मिला तो मेरे टैंक क्या करेंगे? पेट्रोलियम में तो भारत सरकार का ही कंट्रोल चाहिए। जो हमारी नवरत्न है उसको नेशनलाइज नहीं होने देंगे। ये सोच उसी बीजेपी की थी ना। ये 2014 के आने के बाद ये व्यापारियों की सरकार हो गई, भाजपा की भी सरकार नहीं रही है। ये भाजपा ही कहते होंगे हमारी सरकार है, हमारी सरकार है। मोदी सही कहता है कि मेरी सरकार इज मोदीज गवर्नमेंट। ये व्यापारियों की सरकार हो गई है, तो किसी को कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मैं अब किसी नेता से बात करते बोले लोगों को हाहाकार हो गया, देखो ये सरकार परेशानी में आ जाएगी। मैंने क्या परेशानी में आ जाएगी? अरे 700 किसान मरने के बाद कोई कहता है कि मेरे लिए मरे क्या? 2 साल तक दिल्ली बंद रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तुम्हारे देवास में और इंदौर में और कर्नाटक में और महाराष्ट्र में होने वाले हाहाकार से कोई फर्क पड़ रहा है? नागपुर में लाठीचार्ज हो रहा है तो कोई मतलब, नागपुर में लोग टूट पड़ रहे हैं एक दूसरे पे, तो कोई फर्क पड़ रहा है? बोले नहीं, वोट नहीं देंगे। अरे मैंने बोला वोट चाहिए किसको? आपके दिए हुए वोट भी गिने जाते हैं क्या, या डिजाइंड नतीजे आते हैं? और आप कहां कंप्लेंट करोगे? चुनाव आयोग में वो लोग बैठे हैं, न्यायपालिका में वो लोग बैठे हैं। मैं जरा विजुअल आपको दिखाता हूं, जरा आगे बढ़े, विजुअल दिखाते हैं। देखिए, एक विजुअल खाली दिखाएंगे इंदौर का, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा बहुत सारे विजुअल्स दिखाने में। एक इंदौर का विजुअल दिखाइए जरा, पेट्रोल पंप पे हालत देखिए।
ये इसी बीती हुई रात का वीडियो है। ये पेट्रोल पंप है, देखिए जरा। अभी भी पेट्रोल पंप के पास कैमरा नहीं पहुंचा है, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये इंदौर है, मिनी मुंबई। अच्छा आशीष, ये इंदौर लगातार भाजपा के कब्जे में है, नगर पालिका से लेके विधायकों से लेके सांसदों तक पिछले कई सालों से, 20-25 सालों से डबल इंजन की सरकार लगातार है वहां पे। एक बीच में कमलनाथ की सरकार छोड़ी तो कलेक्टर बार बार कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं। इससे इस बात को रेखांकित किया जा सकता है कि सरकार को लोगों को सरकार में विश्वास नहीं रहा। जरा आगे इस अब तक जितनी खबर 25 मिनट हमने चर्चा कर ली, अगली हेडलाइन लाइए जरा। महत्वपूर्ण ये है हमारे लिए, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता, पश्चिम एशिया संकट पर होगी चर्चा। आगे लाइए खबर। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की स्थिति को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुधवार शाम को संसद परिसर में सभी राजनीतिक दलों की बैठक होगी। इस बैठक का मकसद नेताओं को क्षेत्रीय संकट और इसके भारत पर संभावित आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों के बारे में जानकारी देना है। बैठक में भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्री जयशंकर समेत 5-6 मंत्री भी हिस्सा लेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाया, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री क्यों नहीं होगा? प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट कौन है? फिर कुर्सी छोड़ दो, अमित शाह को शपथ दिलवा दो प्रधानमंत्री की। लिटरली बता रहे हैं, हम सवाल तब भी सरकार से करेंगे, लेकिन आज के हालात से हो सकता है 5% सवाल कम कर दे। कम से कम जो हेड ऑफ द स्टेट्स है वही फेस ऑफ द स्टेट्स होगा, वही दिखेगा सर्वदलीय बैठक में, वही दिखेगा, वही सरकार में दिखेगा, वही सरकार का मुखिया होगा। सरकार का मुखिया कोई और, मुखिया मोदी। मीटिंग में मोदी क्यों नहीं होंगे? अमित शाह होंगे। आप सर्वदलीय, या तो आप विपक्ष को नीचा दिखा रहे हो, दो चीजें हैं। युद्ध काल में भी मतलब पूरे देश की बेल्ट बजी है, लेकिन वहां भी विपक्ष को नीचा दिखा रहे हो कि मोदी जी कहाँ आएंगे इन सबके बीच में इनको बताने के लिए। इनकी औकात है कि मोदी जी इनको बतावे कुछ? या तो ये मानते हो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है नरेंद्र मोदी, मोदी कुछ नहीं है, असली हेड ऑफ स्टेट अमित शाह है। तो जो असली है उसी को असली आप स्टैंप लगा दो, उसको शपथ दिलवाओ, मतलब का ढकोसला मत करो। जो आप कह रहे हैं उसी को जद्दोजहद चल रही है, उसी के जद्दोजहद चल रही है। और हम बार बार कह रहे हैं, कई बार कह रहे चुके हैं आशीष जी आपके कार्यक्रम में, सत्ता और संगठन दोनों अब अमित शाह जी के कब्जे में है। नरेंद्र मोदी इज जस्ट अ फेस। अमित शाह इसीलिए मार्केट में उतरे होंगे। या कभी कभी आपको याद होगा जब कैबिनेट सेक्रेटरी बदलता है तो आने वाला कैबिनेट सेक्रेटरी ओएसडी के रूप में 6 महीने पहले ज्वाइन करता है ताकि वो समझ ले। वैसा अमित शाह जी का ये ट्रेनिंग पीरियड तो नहीं चल रहा है, ओएसडी टाइप का ट्रेनिंग तो नहीं है कि अभी 6 महीने बाद मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना ही है तो उसके पहले सारी मीटिंगें मैं ही ले ली। कई इंपॉर्टेंट मीटिंगें देखना आप अमित शाह ही ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप मोदी जी ने वक्तव्य दिया, मोदी जी ने सिर्फ अपनी बात कही, ना स्टैटिस्टिक की कोई बात नहीं, लब्बाजी करके चले गए। बस अपने आप को कि हम करेंगे, लड़ेंगे, एक साथ है, एकजुट है, एक मिलके करने पड़ेंगे। ये जो ज्ञान की बातें है, ये चुनावी रैलियों में जो जुमलेबाजी होती है वही जुमलेबाजी थी। लेकिन ऐसा कोई सॉलिड स्टेटमेंट नहीं था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। यदि कीमतें बढ़ती है तो उस कीमतों के सब्सिडाइज करने के लिए सरकार ने क्या किया है? सरकार ने तो कुछ नहीं किया है। सरकार उधर कीमतें बढ़ती, इधर कीमतें बढ़ा देती है। रातों रात सरकार ने कीमतें बढ़ा दी, रातों रात एयरलाइंस ने अपने टिकटें बढ़ा दी, रातों रात देखिए अब ट्रेन की भी कीमतें बढ़ जाएगी। भाई कोल भी इंपोर्ट होके आता है ना आशीष जी, उसका भी तो पैसा बढ़ेगा। अब जो भी चीज विदेश से आयात होती है वो डॉलर ऊंचा जाएगा तो हमको हर चीज में मार पड़नी है। अभी हमारा हर आयात हमको गहरे जख्म कर रहा है। और आयात और निर्यात के मामले में निर्यात तो ठप से पड़ा है। जिस मध्य प्रदेश में आपने अभी बताया, इंदौर का किस्सा बताया, उसी मध्य प्रदेश से बासमती राइस का निर्यात ठप है। सारे निर्यातक हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, गोडाउन में माल पड़ा हुआ है। जो चक्र घूमता है पैसे का, फाइनेंस का, वो रुका हुआ है, ब्याज गले पड़ रहा है। हर आदमी चिंतित है, उसके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। इंदौर, देवास से लेकर गुजरात तक जो हो रहा है, उस चिंता को आंकड़ों के जरिए जरा देख लेते हैं। आखिर में आंकड़ों के जरिए देखिए,
इसमें कोई डेटा मेरा नहीं है, कोई भाव का डेटा नहीं है, कोई न्यूज लॉन्चर का नहीं है। जो डेटा है वो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का, रणनीतिक तेल भंडार। क्यों आखिर ऐसी स्थिति है? सरकार स्पष्ट नहीं बोलेगी तो जनता में भ्रम होगा। आज मैं इस पर स्पेशली ये सोचा कि अब देश को ये जानने की जरूरत है कौन क्या दिखा रहा है, कौन क्या बता रहा है। छोड़िए, जो ऑफिशियल दुनिया में किसके पास कितना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, आपातकालीन ये तेल भंडार, रणनीतिक तेल भंडार, जरा लाइए दुनिया में सबसे ज्यादा तेल भंडार किसके पास है। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा भारत की स्थिति। डंका इसके बाद आप लोग मिलकर डंका बजाइएगा, नीचे की पट्टी जो चल रही है बंद कर दीजिए। चीन के पास, चीन IEA का सदस्य नहीं है, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, उसका सदस्य नहीं है। उसमें जो होते हैं उनका एक ज्वाइंट माना जाता है कि ज्वाइंट स्टॉक है, जिसमें से अभी 40 करोड़ बैरल तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए जारी किया था उन्होंने। चीन अकेले अपना काम सेट कर रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक तेल भंडार चीन के पास है। आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियल वो अपने आंकड़े नहीं जारी करता है, लेकिन एनर्जी एनालिटिक्स फर्म वो टैंक्सा वो के अनुसार 2025 के अंत तक चीन के पास 1.13 बिलियन बैरल का रिकॉर्ड भंडार था। 113 करोड़ बैरल, ये आंकड़ा लिख लीजिए, साइड में मैच करेंगे आगे आप तो बेहतर आपको तस्वीर समझ में आएगी। 113 करोड़ बैरल, आप सोचिए कि उसके पास कितना रिजर्व है, उसको तो चिंता ही नहीं है कुछ, और तब भी उसके पास आ ही रहा है। चीनी रिफाइनर कंपनियां अब इस रिजर्व का इस्तेमाल करने के लिए सरकार से अनुमति मांग रही हैं। वो अनुमति मिल जाए न मिले उसके पास कोई दिक्कत नहीं। 113 करोड़ बैरल बहुत बड़ा स्टॉक है। 2 नंबर पे देखिए कौन है। 2 नंबर पे एक सेकंड इसमें एक और जोड़ दूं। चीन के पास सबसे बड़ा स्टॉक है और चीन के पास सप्लाई लाइन बहुत स्ट्रांग है। रशिया से भी सप्लाई है और ईरान से भी सप्लाई है। दोनों जगह से उनका निरंतर सप्लाई है, इसलिए उन्हें सिर्फ बढ़ती हुई कीमतों को ही थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा, लेकिन कोई बाकी इंपैक्ट नहीं पड़ता। बढ़ती का भी उन पे नहीं पड़ना है, उनको तो उन पे नहीं पड़ना है। अच्छा, उनको डॉलर पे भी नहीं पड़ना है, क्योंकि युआन पे बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने करेंसी पे बिजनेस करते हैं, अपनी करेंसी में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं है। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे नंबर पर अमेरिका, उसका कितना था फर्क देखिए पहले और दूसरे में। उसके पास 113 करोड़ बैरल था और अमेरिका के पास 41.5 करोड़ बैरल कच्चा तेल का भंडार है। यह अमेरिका के 200 दिनों के शुद्ध कच्चे तेल के आयात को कवर कर सकता है। वर्तमान संकट से निपटने के लिए अमेरिका अपने भंडार से 17.2 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहा है। मतलब 200 दिनों का अगर इसके पास 41 करोड़ है तो आप मान लीजिए कि साल भर से ऊपर का चीन के पास है। इससे करीब करीब 3 गुना, 41 है और 113 है, करीब करीब 3 गुना है। 3 नंबर पे आइए जापान। अभी भारत को देखिएगा तब आपको असली डंका तब बजेगा, असली डंका इंतजार करिए एकदम लेकर के व्यवस्था सब बजाने के डंका। जापान 3 नंबर पे है। 25 के अंत तक इसके पास 47 करोड़ बैरल तेल का सुरक्षित भंडार था। कितना छोटा सा देश है, लेकिन इसके पास 47 करोड़ बैरल तेल है जो रिजर्व है। 4 नंबर लाइए जरा, यूके है, यूके और बाकी यूरोपीय देश, बाकी सब यूरोपीय देश सब इसमें आप सबको एक साथ देखिए। यूके के पास, ब्रिटेन के पास 3.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल है और 3 करोड़ बैरल रिफाइंड उत्पाद है। ये रिजर्व 90 दिनों तक चल सकता है। जर्मनी के पास, अगला लाइए, अगली प्लेट लाइए। जर्मनी के पास 11 करोड़ बैरल कच्चा तेल है और 6.7 करोड़ बैरल पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है। फ्रांस के पास 2024 के आंकड़े हैं, बाकी का 25 तक का आंकड़ा था। फ्रांस के पास 12 करोड़ बैरल सुरक्षित है। स्पेन और इटली के पास, स्पेन के पास 15 करोड़ बैरल रिजर्व है, जिसमें से उसने 1.15 करोड़ बैरल अभी जारी किया है, जबकि इटली के पास 90 दिनों के आयात के बराबर 7.6 करोड़ बैरल जो है का भंडार है। अब भारत पा रहा है, ये डंका बजाइएगा एकदम। मोदी जी 12 साल से हैं और इतनी तेज गति से खाली विकास हो रहा है।
लोग ही दुश्मन है मोदी जी का, हम लोग को समझ ही नहीं आते। भारत के पास तेल की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति बाधित होने की चिंताओं पर पैनी नजर भारत रखे हुए है, वो तो लिखने पड़ेगा, बहुत पैनी नजर है। गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी के अनुसार, ये देखिए किसका बताया हुआ है, गैस राज्य मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री पूरा बोल दूं, सुरेश गोपी के अनुसार भारत का वर्तमान स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व लगभग 9.5 दिनों की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया है। ये डिजाइन ही 9.5 के लिए है। लोगों ने डिजाइन किया 9.5 साल के लिए, 9 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए। भारत में मोदी जी का डिजाइन देखो कितना बड़ा डिजाइन है, ये डंका बजाइएगा फिर 9.5 दिन का तो कंप्लीट डिजाइन है। अब आगे सुन लीजिए और थोड़ा डंका तेज बजेगा। वर्तमान में यह अपनी कुल क्षमता का 64% भरा हुआ है, मतलब जो 9.5 दिन की क्षमता थी उसका भी 64% भरा है, वो भी पूरा नहीं है। और है कितना इसकी कुल क्षमता रखी थी 5.33 मिलियन टन, मतलब 53 लाख टन, 53 लाख टन। वहां करोड़ों में बात हो रही है। और अभी है कितना, और है कितना 3.37 और आशीष जी, मिलियन बैरल। आशीष जी, उपभोक्ता में भारत दूसरे नंबर पे है चीन के बाद। हाँ, और रिजर्व में सबसे लास्ट है। और ये एफटीन जैसे दलालों के दलाल हमको बता रहे थे कि 40 दिन का स्टॉक है हमारे पास। 33 लाख बैरल, ये सुरेश गोपी का स्टेटमेंट में दिखाया हूं। 33 लाख पार्लियामेंट का स्टेटमेंट है। हाँ। चीन के पास कितना है 113 करोड़ बैरल। हाँ, हमारे पास 33 लाख बैरल। और हम नंबर 2 के कंज्यूमर हैं। जो नंबर 10 और 12 के कंज्यूमर है उनके पास करोड़ों में है, करोड़ों बैरल है। और हम नंबर 2 के कंज्यूमर है सबसे ज्यादा। हमसे 400 गुना ज्यादा है उसके पास, करीब करीब 400 गुना, 400 गुना। सोचिए 9.5 दिन। आप कल्पना करिए भाव कि हमारा डिजाइन ही 9.5 दिन का है कि 9.5 दिन चल जाए। हम तो फिर ये कहते हैं कि हम पैनिक नहीं फैला रहे हैं, हम वस्तुस्थिति बता रहे हैं। हम सभी उपभोक्ताओं को कह रहे हैं कि लाइन में लगने से काम नहीं होगा। आज टंकी फुल भी कर लोगे तो कल टंकी खाली होगी, फिर लाइन में लगना होगा। आप लाइन में मत रखिए, आप कम से कम, ये आपात है, देश में आपात स्थिति है। प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो अभी पूरे कंडीशन बताई है आशीष जी ने, वो वाकई अलार्मिंग है। इसके लिए कम से कम गाड़ी का उपयोग करिएगा, थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करना ज्यादा शुरू कर दीजिएगा। थोड़ा इधर उधर भी जाते, थोड़ा सा समय है ये थोड़ा संकट का, क्योंकि हमारे नाकारा और क्या कहे शब्द नहीं है, कुछ अपने पारिवारिक संस्कार ऐसे है कि कुछ शब्दों का उच्चारण नहीं करते, लेकिन नाकारा और दूरदृष्टिहीन नेतृत्व इस देश में है, जो इस युद्ध की स्थिति पनपते हुए देखते हुए भी ये अपना मेडल गले में पहनाने के लिए तो इजराइल गए थे, लेकिन ये ऑयल रिजर्व बढ़ाने की इन्होंने कभी चिंता नहीं की। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो, बड़े बड़े इवेंट करवा लो और अपनी पीठ थपथपा लो और मीडिया से अपना डंका बचा लो। इससे देश नहीं चलता। देश वास्तविकता में जो आज हाहाकार हुए उसको थोड़ा सा आप संयम रखिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम कोई तेल रिजर्व लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। लाइन में लगने से कुछ काम नहीं होगा। पैनिक ना फैलाइए, पैनिक तो है ही, जो सर पे है तो क्या करें। जब कोविड आया तो वस्तुस्थिति तो थी ही। अब जो अपने किस्मत में लिखा है वो हमको ढोना पड़ेगा, और ये हमारी किस्मत भगवान ने नहीं लिखी, ये हमारी किस्मत हमने लिखी है जब हमने कमल पे बटन दबाया, जब ऐसे नाकारा लोगों को हमने सरकार में बिठाया जिसको अपनी चिंता है आवाम की नहीं। और जिसको आवाम की चिंता होती तो आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता वो करते। प्रधानमंत्री जब ऐसे संकट के काल में जब वो कहते हैं कि कोविड जैसा संकट है और विपक्ष को मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है, मुझे लगता है कहीं तेल लाने 2 लीटर की बोतल लेके कहीं अमेरिका तो नहीं गए तेल लाने, कहीं नहीं गए हैं। जिसके पास कोई जवाब नहीं है, एक लाइन मानिए, 9.5 दिन के लिए डिजाइन किया था और कम पता है क्यों रखा है?
9:30 के लिए डिजाइन किया था, 2 दिन कम 7.5 दिन का रखा है। दरअसल ये कम रख के 7.5 दिन इसलिए किया कि दरअसल इस देश पर 7.5 ही है ये सब और कुछ नहीं। हाँ, ये खुद ही देश पे 7.5 7.5 है। अब ये कम खुद कटेगा 7.5 ये 7.5 खुद देश पे, और 7.5 तो 7.5 साल में जाती है जो भविष्य वाले बताते हैं। ये 11 साल से 7.5 चल रही है। बड़ी अजीब है ये सब उसी 7.5 कायम रखने के लिए पता नहीं, हो सकता है कहीं पूजा पाठ चल रहा हो। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर अपडेट लेकर के आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।